Hello, lovely people. How are you all doing? Welcome back to KC Updates. For new students, there's a video I'm going to make right now जो आप देखने वाले हैं. अगर आप मैक यानी कि मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, दैट इज़ मास्टर्स इन इंग्लिश, तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिए टिल एंड, क्योंकि MEG 5 का जो ये टॉपिक है जो मैं आपको करा रही हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का टॉपिक है और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है. इवन इफ़ आप MEG 4 से हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो आपके दो सब्जेक्ट्स का एक क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कवर अप. एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म कहते किसको हैं? देखिए, इट्स अ लिटरेरी थ्योरी बेसिकली. ओके, इट इज़ अ लिटरेरी थ्योरी और इसको हम लिंग्विस्टिक्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप काउंट कर सकते हो. अब लिंग्विस्टिक्स यानी कि क्या? स्टडी ऑफ लैंग्वेज. तो जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हो तब भी आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ते हो, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तब भी आप पढ़ते हैं. तो इसका रीज़न तो डेफिनेटली होगा, है ना. इसको हम आगे कंसिडर करेंगे. सबसे पहले जान लेते हैं कि कब, किस टाइम पे ये जो थियोरी जो है वो स्टैब्लिश होना शुरू हुई थी. तो ये इन्फ्लुएंशियल हुई थी 1950s एंड 60s के टाइम पर. एंड फर्डिनांड डी सॉशर, जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट कहे जाते हैं, जो भी लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो किया, पहली बात तो हम उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं. नाउ हियर कम्स द पार्ट कि किसने सबसे पहले स्टार्ट किया होगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये वर्ड आया होगा, कहीं ना कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी. तो दैट वाज फ्रॉम दिस फ्रेंच पर्सन, फ्रेंच फिलोसोफर एंड स्ट्रक्चरलिस्ट, एंड ही वॉज लिंग्विस्टिक वन, जिसका नाम था फर्डिनांड डी सॉशर, जो कि बहुत बहुत फेमस नाम है. और इन्होंने जितने भी टर्म्स दिए उनको हम आज भी लिटरेचर में एज इट इज़ पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए. तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, पहले ये कंसिडर कर लेते हैं. देखिए, इट्स अ बिलीफ दैट लिटरेचर का कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है, या आप जिसको भी पढ़ रहे हो, चाहे वो नॉवेल है, चाहे वो पोइट्री, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है ना, एनीथिंग, नॉन फिक्शन, फिक्शन, इट should have a structure. That's what the structuralist used to say. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बात की कि स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर इज़ लाइक सेम. फॉर एग्जांपल, इस फ़ोन का अपना एक स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है. तो हर चीज़ का अपना स्ट्रक्चर तो होता ही है. तो उन्होंने इसको लिटरेचर से भी कनेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हर चीज़ का अपना स्ट्रक्चर होता है. अच्छा, अब अगर मैं आगे बात करूँ, कुछ नेम्स आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उसको आप अगर इंक्लूड करेंगे, इनलिस्ट करेंगे, तो इट वुड बी बेटर. दैट क्लॉडिया लेवी स्ट्रॉस एंड रोमन जैकबसन एंड नॉर्थ्रॉप फ्राइज, ये जो नेम्स हैं ये और भी स्ट्रक्चरलिस्ट के हैं. ऑल्दो फर्डिनांड डी सॉशर तो आप डेफिनेटली याद रखेंगे ही, इनके अलावा आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो इट्स अ क्लोज्ड स्टेबल सिस्टम. स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? एक क्लोज्ड स्टेबल सिस्टम था. ठीक है. अच्छा, अब हम मेजर थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं कि सॉशर ने जो जो थ्योरीज दी थे, जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी, उनको हमें जानना है, सो दैट आप अपने क्वेश्चन में वहाँ पर लिख सकें विद अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन. बट अगर आपको थ्योरीज पता नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. तो पहली थ्योरी जो थी वो थी सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ कंसिडर इट लाइक दिस. देखिए, मैंने एक बहुत गंदा सा आदमी बना दिया है, उसको ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर कीजिएगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर सीइंग एन एप्पल, और आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल, और आप एक बुक का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. यू आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक साइन है, ठीक है ना. पहले हम नॉर्मली समझेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर को कनेक्ट करेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म को कनेक्ट करेंगे लिटरेचर से. अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आपके सामने रखी हुई है, वो आपकी साइन है, ठीक है ना. अब आपने उसको सपोज़ रीड किया या आपको उससे कुछ एक्शन लेना है, तो साइन एंड सिग्निफायर तो आपका सेम हो गया कि वो जो एप्पल है या फिर वो जो बुक है वो आपके सामने क्या है? रखी हुई है. लेकिन नाउ हियर कम्स द पार्ट ऑफ लिटरेचर. नाउ यू आर रीडिंग इट. किसी राइटर ने लिखा बुक और आप उसको रीड कर रहे हो. तो जब आप उसे रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या जा रहा है? क्या ये वही एप्पल है जो यहाँ रखा हुआ है? क्या ये वही एप्पल है जो उसने लिखा है? इट मे बी और इट मे नॉट बी. You follow? Because signified is the mental concept you are having about that object you have seen written in the book, in the literature, and signifier is the image or that reading part of literature that you are reading right now.
So here is the whole loop: sign, signifier and signified. So according to the Saussure, he says that signifier and signified have they are in a relationship. क्योंकि आपने कुछ पढ़ा, आपने उसको फटाफट से कनेक्ट कर लिया जो आपके माइंड में उसकी इमेज है उससे, तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया. तो ये उन्होंने सिग्निफाई और सिग्निफाइड की जो थ्योरी दी है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई बाद में जा कर के, एंड अदर स्ट्रक्चरलिस्ट जो आए उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया. ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर. द वन विच वॉज सिग्निफाई एंड सिग्निफाइड. अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, इट वॉज बाइनरी अपोजिशन. अच्छा, जस्ट अ मिनट, सिग्निफाई एंड सिग्निफाइड को आपने समझ तो लिया, मैंने आपको लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझा दिया. नाउ इसमें मैंने आपको जो बताया कि इनमें आपस में रिलेशन होता है, यानी कि आर्बिट्रीनेस होती है. आर्बिट्रीनेस का मतलब ही यही है कि दोनों में क्या होती है, आपस में रिलेशन होती है. There is no signified without signifier, there is no signifier without signified, but still it has been said that according by Saussure that signifier will always be important. Signifier important क्यों है? बिकॉज उसको हम रियलिटी कंसिडर करेंगे. भाई आपने कुछ लिखा, आपने कुछ मेरे को मैसेज किया, आपने उसे लिखा, अब मैं तो उसका मीनिंग मे भी कुछ और निकालूँ ना. मैं तो हो सकता है ना कि उस एप्पल को या फिर उस बुक को या उस टेक्स्ट को जो आपने लिखा है, उस ऑब्जेक्ट को कुछ और कंसिडर करके चल सकती हूँ. मेरे माइंड में उससे रिलेटेड कोई और इमेज हो सकती है, लेकिन जो आपने कहा रियलिटी तो वही है. तो इम्पॉर्टेंट तो इन द एंड सिग्निफायर ही हुआ, द टेक्स्ट. ओके, यस. सो उन्होंने बोला इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. स्ट्रक्चर ही तो हुआ ये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ, बाइनरी अपोजिशन. ठीक है, बाइनरी अपोजिशन क्या हो गया, आपको पता है ना, कुछ चीज़ों का हमारे पास एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बोला कि अंधेरा दिखाओ मुझको, वेयर इज़ अंधेरा, तो आप बोलोगे कि जहाँ लाइट नहीं है वो अंधेरा है. तो कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैब तो हमारी ऐसी है ना कि वो अपोजिट से ही चलती है. अगर तो आपको अपोजिट मीनिंग पता है, इट मीन्स आप उस वर्ड को अच्छे से समझते हो. तो इस तरीके से सॉशर ने क्या कह दिया, ये भी तो एक स्ट्रक्चर ही है लैंग्वेज का. In the end, he is all talking about that what is the structure of language. Hence, he concluded language has a structure and literature means language. क्योंकि हम लिखेंगे नहीं लैंग्वेज में तो सामने वाला पढ़कर समझेगा कैसे. ठीक है, तो that's why he said कि बाइनरी अपोजिशन है ना. तो बाइनरी अपोजिशन जो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या कंसिडर करते हैं, तो बाइनरी अपोजिशन आपकी राइट आफ्टर सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड के बाद आती है. चलिए, रियलिटी कम्स बिफोर लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है पहले ही. जो सिग्निफायर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स रियलिटी. तो लैंग्वेज तो बाद में ना, पहले क्या कंसिडर किया जाएगा, रियलिटी क्या है, आप बोल क्या रहे हो. इट्स लाइक कि यू नो देयर इज़ अ थ्योरी जो साइकोलॉजिस्ट जो जीन पे आ जाए, एंड देयर वाज अनदर साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने किया था, तो वो यही कहते थे कि there was this controversy that there is always now controversy that which came first, language or reality. language और reality, इनमें confusion रहता है कि but sorry, language and thought, yes, I got to know, language and thought comes first or language comes first. So according to Saussure too, थॉट या फिर वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा गया है वो पहले आया, लैंग्वेज बाद में आई. चलिए फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लैंग एंड पैरल. लैंग एंड पैरल का बिल्कुल ऐसे समझिए, बहुत सिंपल वे में. लैंग एक यूनिवर्सल कंसेप्ट हो गया. अगर हम यूनिवर्सली बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, सपोज़ हम बात करें कि उस कंट्री, इस कंट्री, इंटरनेशनली बात करने लग गए हम लैंग्वेज की, तो वो लैंग हो गया. लेकिन पैरोल मीन्स मैं आपसे अभी यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच बोलेंगे इसको ऑब्वियसली. तो ये पैरोल हो गया, लैंग नहीं हुआ. लैंग में तो आपका हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो आगे एक तरीके से, है ना. हम ये भी बात करें कि अच्छा ग्रीक में कौन सी जो है भाषा उस टाइम बोली जाती थी, और ग्रीक का मतलब ग्रीक में बहुत सारे कंट्रीज़ आ गए, बहुत सारे स्टेट्स आ गए. सो वहाँ पे सोसाइटी की बात होगी, सोशल इम्पर्सनल फिनोमेना हो गया ये. ऐसे ही पैरोल मतलब क्या, इंडिविजुअल पर्सनल फिनोमेना, है ना. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो है सॉशर ने दिया था. फोर्थ इज़ डायक्रॉनी एंड सिंक्रोनी. डायक्रॉनी सिंक्रोनी को आप लैंग एंड पैरोल से कनेक्ट कर सकते हो. जब भी आप
बात करोगे हिस्ट्री की, मतलब टाइम पीरियड की बात करोगे वो भी हिस्ट्री में, यानी कि पास्ट में, यानी कि आप बात कर रहे हो सपोज़ किसी लैंग्वेज की, और बात तो आप लैंग्वेज की करो क्योंकि हम लिंग्विस्टिक पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना। तो आप क्या करोगे, स्टडी द लैंग्वेज एट ए गिवन पॉइंट इन देयर हिस्ट्री। सपोज़ कोई टाइम पीरियड रहा पास्ट में, ठीक है, आपने उसकी पूरी हिस्ट्री जान ली उस टाइम पीरियड से लेकर के डिफरेंट टाइम पीरियड तक, ठीक है। डाइक्रॉनी और सिंक्रोनी में मेन डिफरेंस यही है दैट आप डाइक्रॉनी को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ सकते हो। आपने पहले हिस्ट्री के लिए पढ़ लिया, फिर आपने टुडे के लिए पढ़ लिया, फिर आपने फ्यूचर वाले टाइम के लिए पढ़ लिया, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड हो गया। लेकिन सिंक्रोनी में क्या हुआ कि आपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ आप जिस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो आपने सिर्फ उसके लिए पढ़ा, ठीक है। सो डाइक्रॉनी और सिंक्रोनी में टाइम पीरियड का डिफरेंस है। स्टडी लैंग थ्रू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड स्टडी द लैंग एट ए गिवन पॉइंट इन द हिस्ट्री, ठीक है। डाइक्रॉनी में आप कह सकते हो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों आ जाएंगे, बट इसमें सिर्फ या तो प्रेजेंट आएगा या पास्ट आएगा या फ्यूचर आएगा। फिफ्थ में हम देख लेते हैं सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक में आपका स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में आपकी पोजीशनिंग की बात होती है, और पैराडिग्मेटिक में आपकी रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट की बात होती है। इसको हम विद फॉर एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। देखिए सिंटैग्मेटिक में आपने कैसे किया, जो मैंने एक पैराग्राफ बना रखा है, देयर इज अ सेंटेंस, द रिडिकुलस गर्ल फेल इनटू द पॉन्ड। अब रिडिकुलस को आप जो है कर सकते हो ना रिप्लेस, कितनी सारी चीज़ों से कर सकते हो। देखो लिखा हुआ है मैंने, सिली, फूलिश, क्रेजी। गर्ल को भी कर सकते हो, फेल को भी कर सकते हो, पॉइंट को भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। द इनटू को नहीं कर सकते। तो हैंस द ग्राफ सेज कि अगर तो आप रिप्लेस कर पा रहे हो उन वर्ड्स को, ठीक है, तो वो आपका पैराडिग्मेटिक हो जाता है। लेकिन सिंटैग्मेटिक क्या है कि आपकी लैंग्वेज की परफेक्ट पोजीशनिंग है, आप पोजीशनिंग चेंज नहीं कर सकती। जो पोजीशनिंग है वो कंसिडर करी जाएगी सिंटैग्मेटिक में, जो रिप्लेसमेंट है वो कंसिडर किया जाएगा पैराडिग्मेटिक में। सो दीज वर द कंसेप्ट गिवन बाय सॉशर। I hope you got to understand the whole terminology. If there is any doubt, just comment down in the comment box, and so let me know how you like the session, and so let's meet in another video. Thank you for watching.